जी सर। चैप्टर नंबर 15 में इफ यू रिमेम्बर हम लास्ट क्लास में हमने ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने एक प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया था जो कि इस पॉइंट पे एक्सप्लोड हुआ था और फ्रेगमेंट हुआ था दो पार्टिकल्स में, ए और बी। और ए जो है वो ट्रेजेक्टरी लेफ्ट की तरफ थी, बी ट्रेजेक्टरी राइट की तरफ से थी, और हमने उसको निकालने की कोशिश की थी कि डी कितना है और वेलोसिटी कितनी थी जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो इस सवाल में आई गेस आपने किसी को कोई मसला नहीं होगा, हमने काफी देर डिटेल में डिस्कस किया था इसको। हम चैप्टर नंबर 15 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट बेसिकली है क्या, ऑलरेडी आपने ये चीजें प्रैक्टिकली डिस्कस की हुई हैं। इम्पैक्ट अकर्स व्हेन टू बॉडीज कोलाइड विद ईच अदर, दैट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ ड्यूरिंग अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो उस फिनोमेना को हम इम्पैक्ट कहते हैं। दैट्स प्रीटी इंट्यूटिव एंड क्वाइट ऑब्वियस। यूजुअली रिलेटिवली लार्ज इंपल्सिव फोर्सेस एक्सर्टेड बिटवीन द बॉडीज। जब आप इम्पैक्ट की डेफिनेशन देखते हैं, इम्पैक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी लेट्स से इफ यू आर हैमरिंग अ नेल, तो जो नेल के ऊपर आप स्ट्राइक कर रहे हैं, तो बहुत छोटे टाइम के लिए वो कांटेक्ट में आती है, हैमर और नेल, बट जो फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इम्पैक्ट। आपके पास खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, या कहीं पर भी आपने जहाँ पे लोड की जो लोड है वो बहुत किसी बॉडी के ऊपर बहुत थोड़े टाइम के लिए अप्लाई हो, बहुत सिग्निफिकेंट लोड अप्लाई होता है, तो हम उसको इस फिनोमेना को इम्पैक्ट कहते हैं। इट कुड बी कि एक बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी स्टेशनरी है, दोनों बॉडी मूव कर रही हैं, तो ये तमाम चीजें इम्पैक्ट की डेफिनेशन में ही आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ बात करते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड फिगर की, तो वी हैव टू बॉडीज which are A and B moving towards each other at velocities v and vb। तो यहाँ पे अगर आप गौर कीजिए कि यहाँ पे जो इम्पैक्ट हो रहा है उसमें दिस इज कॉल्ड सेंट्रल इम्पैक्ट, जिसमें आप दोनों बॉडीज का जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है और जो सेंटर ऑफ मास है वो लाइन कोइंसाइड कर रही है। इसके बरक्स जो है, अगर आपके पास दूसरा एक एग्जांपल है कि अगर एक बॉडी जो है वो एक सर्टेन एंगल के ऊपर आ रही है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के, और दूसरी बॉडी भी सर्टेन एंगल से आ रही है, या जरूरी नहीं है कि दूसरी बॉडी एंगल में आ रही हो। प्रॉब्लम पॉइंट इज कि कोई भी एक बॉडी जो है वो एंगुलरली हिट कर रही है दूसरी बॉडी को। in this case this is called an oblique impact। ठीक है, तो this is quite self explanatory कि what is the difference between central impact and oblique impact। oblique मैं फिर रिपीट करता हूँ, सेंट्रल इम्पैक्ट से मुराद ये है कि आपके पास जो बॉडी है वो जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का वो स्ट्रेट है और वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, जबकि यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास डिफरेंट है एंड जो आपके पास जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उसके दरमियान एक एंगल बन रहा है। या आप इसकी बहुत अच्छी मिसाल है कि अगर आप में से किसी ने स्नूकर खेला है या पूल खेला है, तो वहां पे जो बॉल्स अगर टकराती हैं, अगर वो टकराना जो है वो एक लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है दोनों बॉडीज, तो वो प्लेन इन कॉन्टैक्ट कहलाए सेंट्रल इम्पैक्ट कहलाएगा। फिर अगर कोई एंगुलर वो हिट कर रही है बॉडीज, तो आपके पास ऑब्लिक इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ओके गाइस, सो ऑब्लिक इम्पैक्ट समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, एक और बात है कि अगर आप गौर करो कि सेंट्रल इम्पैक्ट में जब बॉडीज टकराएंगी तो इनकी जो वापस डायरेक्शन होगी वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में होगी, उसी लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अक्रॉस ही वापस चली जाएंगी। ऑब्लिक इम्पैक्ट में टकराने के बाद आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द इम्पैक्ट, आपके पास वेलोसिटी जो बॉडी ए है बॉडी बी है वो फिर एक नए एंगल पर ट्रेवल करेंगी। हमें उसके बारे में नहीं पता, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ऑब्लिक इम्पैक्ट एंड सेंट्रल इम्पैक्ट? ऑब्लिक इम्पैक्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बेसिक सी चीजें को डिस्कस करेंगे, बट वी विल नॉट बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल फ्रॉम दिस टॉपिक, बट वी विल बी एड्रेसिंग द सेंट्रल इम्पैक्ट in your course, right? So moving further, ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फिजिक्स क्या है। फॉर एग्जांपल, आपके पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है। बॉडी ए का जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, वो ma(va)(1) है। va इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, 1 का मतलब है इनिशियल मोमेंटम है। व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, राइट, इनिशियली बिफोर द इम्पैक्ट। अगर ये कंडीशन है तो व्हाट वुड हैपन कि आफ्टर सर्टेन टाइम इट इज इनएविटेबल दैट दीस टू विल स्ट्राइक ईच अदर। तो अगले ही होगा क्या कि कुछ देर बाद ये दोनों
टकराएंगी आपस में। अगर वीए जो है वो बड़ी, वीए की इनिशियल वेलोसिटी वीबी से बड़ी है तो व्हाट विल हैपन, कुछ देर बाद इन दोनों आपस में टकराएंगे। अच्छा, यहाँ पे टकराने के बाद हुआ क्या, इस वक्त क्या हुआ कि आपके पास कुछ फोर्स ए ने बी पे लगाई और कुछ फोर्स बी ने ए पे लगाई। तो जी आजान शायद, जी बोलिए। सर ये जो बिफोर इम्पैक्ट के अंदर एम बी है सर, उसकी डायरेक्शन तो उसी तरफ ही है जिधर एम ए की है, तो ये टकराएंगी कैसे? मैं आपसे वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि यू कैन सी दैट द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी। तो अगर ए जो है वो तेजी से मूव कर रहा है तो कुछ देर बाद लाजमी, दिस इज इनएविटेबल दैट ए विल स्ट्राइक बी। यहाँ देखो ना, वेलोसिटी देखो, ठीक है सर, ठीक है ना। मतलब अगर आप रेस कर रहे हैं, that's pretty obvious, right? If you are racing, अगर आप एक बॉडी आगे जा रही है, आपकी स्पीड से ज्यादा, तो आप कभी ना कभी टकराओगे या क्रॉस कर लोगे ना। बिल्कुल वही हुआ है। तो हुआ क्या, कुछ देर बाद जब बॉडी ए ने बॉडी बी के साथ कोलाइड किया, दैट इज द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो एक पी डी टी, पी मतलब क्या है आपके पास, जिसको हम कहते हैं जो फोर्स एग्जर्ट हुई है, इम्पल्स कहते हैं, इम्पैक्ट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। ए पर ए और यहाँ ए और बी टकराती हैं, ये वाली फोर्स है जो ए और बी पे लगा रही है, उसको हम पी डी टी कह रहे हैं, स्मॉल टाइम के लिए। ये इम्पैक्ट फोर्स है, ठीक है। डिफॉर्मेशन इम्पल्स कह सकते हैं आप इसे। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या कि आपके पास बॉडी ए और बी जब टकराती हैं तो कुछ डिफॉर्मेशन क्रिएट हुई। डिफॉर्मेशन से मुराद क्या है कि बॉडी जो है उसने, दोनों बॉडी ए या बी, अगर दीज बॉडीज आर नॉट रिजिड, अगर रिजिड नहीं है, रिजिड का मतलब ये है कि if they have the liberty, if they have the ability to change the shape, right? अच्छा, ये जो शेप चेंज है ना, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेंज हो रहा है, बट दे आर इलास्टिक बॉडीज, मतलब कुछ ना कुछ तब्दीली इनके शेप में या इनके डायमेंशन में आ सकती है। बहुत मिनिमल होगी, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स बिहाइंड द होल इम्पैक्ट प्रोसेस, इम्पैक्ट फिनोमेना, इस पॉइंट पे डिफॉर्मेशन क्रिएट हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब आपके पास, जब वो टकराती हैं, डिफॉर्मेशन क्रिएट होती है, तो अगले ही लम्हे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वो पॉइंट है जब बॉडी ए और बी जो है उनमें अंदर दोनों में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुकी है। नाउ यू कैन अज्यूम दैट कि ये दोनों बॉडीज जो है ए और बी एक बॉडी, सिंगल बॉडी बन गई फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। एक बहुत छोटे टाइम के लिए दोनों एक ही बॉडी बन चुके हैं, ठीक है। दिस इज द पॉइंट जहां मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगी। इसकी मिसाल आप यूं समझ लें कि फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से यू कंसीडर अ बलून जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये बॉल ए जो है, बॉल बी, दोनों में पानी भरा हुआ है, ये दोनों बलून है, राइट। अगर ए जो है वो बी से तेज मूव कर रहा है तो टकराएंगे आपस में। जिस पॉइंट पर इनका कांटेक्ट हुआ, उस पॉइंट पर इन दोनों ने आपस में कुछ ना कुछ फोर्सेस अप्लाई की और उनको हम डिफॉर्मेशन इम्पल्स कहेंगे। मगर अगर आप गौर करो, कैन इफ यू विजुअलाइज कि जो बलून्स हैं एक दूसरे को एक दूसरे को पुश करेंगे आपस में और डिफॉर्म होंगे, वो स्फीयर नहीं रहेंगे बल्कि वो कुछ इस तरह की शेप क्या कर लेंगे, ठीक है। अब वो जो डिफॉर्मेशन है बलून में बहुत ज्यादा होती है। यूजुअली हमारे पास जो आमतौर पर जो एप्लीकेशन है वो बलून की तरह नहीं होती, बट जस्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन यू कि जो दो पानी वाले बलून हैं वो जब टकरा रहे हैं आपस में, तो वो कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए जब उनमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो रही है तो उनमें जो कॉन्टेक्ट है वो मैक्सिमम है, और उस पॉइंट के ऊपर दोनों जो है ए और बी बलून वो एक बॉडी की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी जो उस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो v हो जाएगी, मतलब constant velocity, but the whole body is v. The velocity of the whole body will be v. And this is the point where the maximum deformation occurs. मैं फिर रिपीट करता हूँ, इनिशियली कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, टकराए तो डिफॉर्मेशन इम्पल्स हुआ, फोर्स लगी कि डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगी, बट उसके फौरन बाद जब बॉडी ने मैक्सिमम शेप डिफॉर्म कर लिया दोनों बॉडीज ने, तो उस पॉइंट के ऊपर जब उनकी वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी v है। नाउ मूविंग फर्दर, उसकी फौरन बाद क्या हुआ कि उन दोनों में एक रेस्टिट्यूशन इम्पल्स क्रिएट हुआ कि टकराने के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गई। बिल्कुल, अगर सबसे अच्छी मिसाल जो है वो वाटर बलून की है। जैसे ही वो टकराने के बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुई और फिर जब वो अलग हो रही है, तो वो अलग क्यों हो रही है? बिकॉज अगेन उन्होंने एक फोर्स अप्लाई की दोनों ने एक दूसरे के ऊपर, और वो फोर्स जो है आर डी टी है, या उसको इम्पल्स हम कह सकते हैं आर टी टी, और उसको कहते हैं हम रेस्टिट्यूशन इम्पल्स। जिस पर डिफॉर्मेशन जो है वो, अगर डिफॉर्मेशन के बाद जो उन्होंने अपने आप को रिट्रीव किया या दोबारा रिकवर किया, तो वो किस वजह से किया कि उन दोनों में आपस में एक रेस्टिट्यूशन इम्पल्स क्रिएट हो गया। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि अब उनकी आफ्टर इम्पैक्ट उनकी कुछ और वेलोसिटी है, और दोनों की, ए की भी और बी की भी। तो
इनिशियली उसकी वेलोसिटी va थी, va की वेलोसिटी va1 थी, vb की वेलोसिटी vb1 थी, मोमेंटम मतलब वेलोसिटी ऑफ a ज्यादा थी b से, ए ने आपस में टकराए, एक इम्पल्स क्रिएट हुआ, इम्पल्स के बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुई, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद दोनों की बॉडी जो है वो एक साथ हुई एंड यू हैव अ कॉमन वेलोसिटी v। जस्ट आफ्टर दैट पॉइंट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आपके पास रेस्टिट्यूशन इम्पल्स हुआ कि फोर्सेस ने दोबारा अपने आप उन बॉडीज ने अलग एक दूसरे से अलग हुई और अब उनके पास एक फाइनल मोमेंटम है जिसमें वेलोसिटी ऑफ द b जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ द a। कारण ये पूरा फिजिक्स समझ में आई आपको इम्पैक्ट की? इसमें कोई सवाल आपका? सर ये रेस्टिट्यूशन वाला यानी कि धक्का दे रहा है एक दूसरे को यानी कि एग्जैक्टली देखो, जब टकरा रहा है, टकराने के बाद एक लम्हे में बहुत छोटे टाइम के लिए उनकी जो डिफॉर्मेशन है वो मैक्सिमम है, और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है तो वो बॉडी दोनों बॉडी जो है वो एक जैसी हो गई है, ठीक है, मतलब एक साथ हो गई है, तो अब उनकी कॉमन वेलोसिटी है v, ठीक हो गया। बट जैसे ही वो उनकी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन खत्म होती है तो वो एक दूसरे पर फिर एक फोर्स अप्लाई करती है जिसको हम रेस्टिट्यूशन फोर्स कह सकते हैं या रेस्टिट्यूशन इम्पल्स कह सकते हैं, और वो भी बहुत छोटे टाइम के लिए है। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो उनकी आपस में वो जुड़े हुए थे फिर वो अलग हो गए, बट अलग होने के बाद क्या हुआ, इम्पैक्ट के बाद क्या हुआ कि अब वेलोसिटी ऑफ द b इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ a। आप यूं समझ लो कि दिस बिफोर इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट के दरमियान जो 3 पॉइंट्स हैं, डिफॉर्मेशन इम्पल्स, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन और रेस्टिट्यूशन इम्पल्स, ये बहुत थोड़े अरसे के लिए होते हैं, लाइक इतने छोटे अरसे के टाइम के लिए होते हैं कि यू कैन नॉट इवन विजुलाइज इट। अगर आप, मैं फिर आप मिसाल दे रहा हूँ कि जो वाटर बलून है जब वो टकराएगा तो एक लम्हे के लिए वो डिफॉर्मेशन की पॉइंट पे आया, अगले ही लम्हे वो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन की तरफ चला गया जब वो दोनों बॉडी एक जैसी हो गई, ठीक है, दोनों बलून, और फौरन ही वो एक दूसरे से अलग हो गया, रेस्टिट्यूशन इम्पल्स हो गया। और उसके बाद जब उनकी जो आफ्टर इम्पैक्ट कंडीशन है वो क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द बी जो है वो ज्यादा हो गई वेलोसिटी ऑफ द ए से। करेक्ट? कोई मसला है तक? सर समझ आ गया। जी मोइन साहब, ख्वाजा मोइन साहब। सर इसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे क्योंकि सर इंटरनेट डाउन हो गया था। ओके, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। देखो, दो बॉडीज है ए एंड बी, ठीक है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स, ए जो है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है बी से, तो इवेंचुअली उसने स्ट्राइक किया बी को, एक डिफॉर्मेशन इम्पल्स क्रिएट हुआ। डिफॉर्मेशन इम्पल्स जो है वो एक बहुत थोड़े टाइम के लिए हुआ है, जब टकराना जस्ट जब वो उन्होंने कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में आने के बाद उन दोनों में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुई है, जिसको हम कहते हैं कि जब दोनों बॉडी एक हो गई, अब ए और बी जो है सिंगल बॉडी बन गई। इस वक्त जो वेलोसिटी है वो ए और बी दोनों की v ही रहेगी, राइट, कॉमन वेलोसिटी हो गई। आफ्टर दैट अब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अलग किया या पुश किया, पहले टकराई और फिर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद वो एक दूसरे को पुश अवे कर रहे हैं, दे आर पुशिंग द बॉडीज अवे फ्रॉम ईच अदर। सो ये जो है आपके पास इम्पल्स है, इसको हम रेस्टिट्यूशन इम्पल्स कहते हैं। एंड आफ्टर रेस्टिट्यूशन इम्पल्स अब उनके पास एक फाइनल मोमेंटम है mb/vp2 एंड ma/va2। इस केस में यहाँ पे vp जो है वो बड़ा हो जाएगा, जो बॉडी 2 की वेलोसिटी वो बड़ी है, बॉडी 1 की, बॉडी a की वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। कोई आप समझ में आया? सर ये जो रेस्टिट्यूशन इम्पल्स है ये मतलब इलास्टिसिटी की वजह से होता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखो, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे डिफॉर्मेशन कब होती है, किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन कब होगी, जब उस बॉडी में इलास्टिसिटी हो, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट लाइक ये स्प्रिंग नहीं है, बट अगर मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं टेनिस बॉल्स की, ठीक है, अगर टेनिस बॉल जो है वो टेनिस बॉल अगर मैं बात करता हूँ टेनिस बॉल की, टेनिस बॉल के अंदर भी अगर आप उसको बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखो विद द कैमरा, कोई बहुत ही अच्छा कैमरा हो, हाई डेफिनेशन कैमरा जो कि बहुत ज्यादा फ्रेम्स को पर सेकंड जो है वो कैच कर ले, तो यू विल सी कि अगर दो टेनिस की बॉल पे स्ट्राइक करेंगी ना, तो एट द पॉइंट ऑफ डिफॉर्मेशन इम्पल्स वो टकरा रही है, और अगले ही लम्हे मतलब लेट्स से मिली सेकंड और मे बी माइक्रो सेकंड्स में उनमें डिफॉर्मेशन क्रिएट होगी, वो डिफॉर्मेशन सिग्निफिकेंटली नजर आएगी आपको कैमरे में, बट यूजुअली व्हेन यू सी विद द नेकेड आई तो आपको वो नजर नहीं आती, ठीक है। अब उसके अगले ही लम्हे जब बॉल टकराने के बाद अलग हुई, तो अलग कैसी हुई, बिकॉज ऑफ रेस्टिट्यूशन इम्पल्स, ठीक है। और ये जो डिफॉर्मेशन हुई क्यों हुई, क्योंकि बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी मौजूद है, जो बॉल के अंदर
इलास्टिसिटी मौजूद है। तो यूजुअली हर बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी होती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है, टू अ सर्टेन एक्सटेंट हर बॉडी में इलास्टिसिटी होती है। तो देयर इज नो बॉडी व्हिच इज लाइक परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। बात समझ में आई? अनदर क्वेश्चन जी, ये था कि सर इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्यों नहीं जा रही है? ये जो रेस्टिट्यूशन इंपल्स है ये तो सर ऑपोजिट में जानी चाहिए ना, यस ये एग्जैक्टली, दोनों देखो अंदर की ओके तरफ आ रहे ओके हैं, दोनों बाहर की तरफ नहीं जानी चाहिए। ठीक है, गॉट इट। देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना, दिस डज नॉट एक्चुअली सिग्निफाई द डायरेक्शन, राइट। यहाँ सिर्फ ये बताया गया, बट व्हेन वी विल बी सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स लाइक ऑफ अ रियल एप्लीकेशन, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे ये फिर ये जनरल केस नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर मिसाल के तौर पर जब आप इसको स्टडी करेंगे तो यू विल सी कि वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, ठीक है। तो इन एप्लीकेशन, इन न्यूमेरिकल्स, इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, तो आपको ये बात नजर आई होगी कि जो आप बात कह रहे हो वो हो रहा होगा, ठीक है। नो सर, आई एम टॉकिंग अबाउट इंपल्स, रेस्टिट्यूशन इंपल्स, नॉट वेलोसिटी। ओके इसमें सर ये जो ठीक है, देखिए मैं फिर वो बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो फोर्सेस इस दूसरे को धकेल रही हैं, इन फोर्सेस की डायरेक्शन जो है ना ये भी कैंसिल आउट कर देती हैं किसको, डिफॉर्मेशन इंपल्स को। बेसिकली अगर आप बात करें इस पूरे फिनोमेना में, तो अगर मैं रेस्टिट्यूशन इंपल्स को और डिफॉर्मेशन इंपल्स की बात करूँ ना, ये दोनों फोर्सेस जो है ये इस पूरे सिस्टम में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन में ये दोनों चीजें नजर नहीं आएंगी जब आप बात करते हैं सिस्टम की। अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी करें तो इसमें डिफॉर्मेशन इंपल्स और रेस्टिट्यूशन इंपल्स की जो इक्वेशन, जो टर्म्स है ना, ये गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अनटिल अनलेस कि आप बॉडी को इंडिविजुअल स्टडी करें। वी विल सी। ओके, यहाँ पे देखते हैं, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन। ये जो ए बी सी डी है ये एग्जैक्टली वही है। आई गेस यस, दिस इज एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली बस यहाँ देख सकते हैं। जी बोलिए। सर आप लेजर पॉइंटर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उससे क्लियर पता लग जाता है कि आप कहाँ पॉइंट कर रहे हैं। ओके यार, लेजर पॉइंटर सर आप राइट क्लिक करें, उस पे पॉइंटर का ऑप्शन आएगा। या एक मिनट, जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। पॉइंटर ऑप्शन, या ओके गॉट इट, सॉरी, ठीक है, ओके ओके सॉरी, थैंक यू तो जस्ट अ मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन। लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी ए ओनली, ठीक है। बॉडी ए की बात करते हैं हम, अभी बी की बात नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि बॉडी ए किस तरह बिहेव कर रही है। इनिशियल जो कंडीशन है वो एक्जैक्टली वही कि बिफोर इम्पैक्ट ए इज मूविंग फास्टर देन बी। इम्पैक्ट होता है, डिफॉर्मेशन इंपल्स होती है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होती है, रेस्ट्रिक्शन होता है, देन यू हैव एन आफ्टर इम्पैक्ट कंडीशन, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी ए। तो बॉडी ए जो है वो मूव कर रही है MAVA1 से। उसमें उसके बाद क्या होता है कि उसमें उसको वो टकराती है बी, आपके पास बी से इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट की वजह से उस पर एक इम्पल्स, डिफॉर्मेशन इम्पल्स लगता है PDT, और उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो बहुत थोड़े टाइम के लिए MAV हो जाती है। ये वो पॉइंट है जब उसके बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो चुकी है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के फौरन बाद अभी वो मूव कर रही है MAV के साथ, फिर उस पर रेस्टिट्यूशन इम्पल्स अप्लाई होता है RDT, और उसके बाद तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। अगर आप गौर कीजिए तो आपके पास इसमें जो A और ये जो रेस्टिट्यूशन है और डिफॉर्मेशन इम्पल्स है, इसको इक्वेशन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड आपके पास तो बचता क्या है, सिर्फ अगर मैं देखो, मैं इस ग्राफ में या इस फिगर में सिर्फ मैं बात ही कर रहा हूँ कि वी हैव अ सिंगल बॉडी। देखो इस केस में बात कर रहे हैं तो हम दोनों बॉडीज की बात कर रहे हैं, बट इस केस में बात कर यही एग्जैक्टली यही केस है, बट वी आर सीइंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ बॉडी ए। बॉडी ए अगर मूव कर रही है MAVA से, कुछ देर बाद वो टकराती है B से, बट यहाँ पे जो B पर फोर्स लगा रहा है वो क्या है, PDT, इसको हम डिफॉर्मेशन, पीरियड ऑफ डिफॉर्मेशन, इस पॉइंट के ऊपर जो डिफॉर्मेशन थोड़ी सी उसमें हुई है, उसके बाद ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हुई उसके अंदर, जिस वक्त A और B की वेलोसिटी कॉमन हो गई V। उसके बाद उसमें एक रेस्टिट्यूशन का पीरियड आया कि उसको B ने दोबारा पुश किया बैकवर्ड, जिसके बाद उसकी फिर फाइनल वेलोसिटी हो गई, जिसको हम कहते हैं MAVA2।
बात समझ में आ रही है guys? Is it clear now? Yes. ओके अच्छा, फिर मैं बता रहा हूँ कि दिस इज ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बॉडी ए, राइट? अब हम एक और बात देखते हैं कि दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन। इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं है। MAVA MBVB MAVA MBVB, right? First and 1 and 2 is actually showing before the impact and 2 is showing after the impact. But हो क्या रहा है कि यहाँ पे अगर आप गौर करो सर तो मतलब कि अगर हम लोग इम्पल्स की बात करें तो जो हमारे डिफॉर्मेशन इम्पल्स है वो VA1 और VB1 के साथ आएगा, और जो रेजिडेंशियल है वो VA2 और VB2 के साथ आएगा। दोनों मतलब ये कैंसिल होंगे अगर इक्वेशन में पुट करना हो। एग्जैक्टली, बट देखो एग्जैक्ट सही कह रहा हूँ। अब आप गौर करो कि जो हम कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करते हैं ना, कंजर्वेशन मोमेंटम के अंदर वो रेस्टिट्यूशन इम्पल्स और डिफॉर्मेशन इम्पल्स दोनों मौजूद नहीं है, बिकॉज वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, मतलब बॉल जब टकराई और वापस आई, ठीक है? दैट्स व्हाई जो कंजर्वेशन मोमेंटम इक्वेशन है वो वही इक्वेशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यूजुअली हमें निकालना क्या होता है, हमें निकालना होता है कि मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट वेलोसिटी है, मतलब दोनों बॉडीज की जो फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर द इम्पैक्ट वो कैसे निकालते हैं। तो अगर आप गौर करो कि अगर हम इस पर impulse momentum equation अप्लाई करता हूँ, अगर इफ यू रिमेम्बर चैप्टर लाइक द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जिसमें हम बॉडी का इम्पल्स भी स्टडी करते थे, तो आपको याद होगा कि अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन राइट हैंड साइड के ऊपर ले रहा हूँ तो इनिशियल मोमेंटम बॉडी का कितना है MAVA। मैं बात करूँ सिर्फ बॉडी ए की, मैं बी की बात नहीं कर रहा। तो हो उस पर क्या हुआ, एक इम्पल्स अप्लाई होता है, दैट इम्पल्स इज बेसिकली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी बी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम dt। ये वही इक्वेशन लिखी हुई जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ी थी इस चैप्टर के। जब बॉडी ए पर इम्पल्स अप्लाई होता है, बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम MAVA1 है, minus because the force which is exerted on the body is in negative, on the negative direction, right को positive ले रहा हूँ। तो हुआ क्या कि उसके बाद जो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ बॉडी का MAV2 क्यों नहीं हुआ, बिकॉज अभी रेस्टिट्यूशन इम्पल्स नहीं आया। करेक्ट, बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, जो आपके पास मोमेंटम इम्पल्स इक्वेशन है, ये हमने दो स्टेप्स में लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है, टिल द रेस्टिट्यूशन एंड द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। अब अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के वक्त उसकी कितना मोमेंटम था MAV। अब उस पर रेस्टिट्यूशन इम्पल्स अप्लाई होता है जो उसको दूर करता है अपनी, मतलब ये जो है ये वही रेस्टिट्यूशन इम्पल्स जो बॉडी बी लगा रही है ए पर ताकि वो दूर हो जाए। अब उसके पास क्या उसके बाद उसका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया MAVA2। बात समझ में आ रही है? यस सर। Guys, please, I need an honest answer. सर ये अबव वाली जो है ना सर, इसकी कोई एग्जांपल दे दें। आपने कहा इसमें हमने रेस्टिट्यूशन नहीं लगाया। देखो ये जो कंजर्वेशन मोमेंटम, तो ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, हमने जो पिछले न्यूमेरिकल्स किए थे हमने यही तो अप्लाई किया था कंजर्वेशन मोमेंटम। सर नीचे वाली की बात कर रहा हूं सर, MAVA1 की। ओके, देखो मिसाल के तौर पर मैं एक बात, मैंने जो शुरू में न्यूमेरिकल्स किए थे इस चैप्टर के, इफ यू रिमेम्बर कि एक बॉडी है, उस पर उसका कोई इनिशियल मोमेंटम है MAV1, राइट? उस पर फोर्स अप्लाई होती है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, कुछ टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हुई और अब उसका मोमेंटम चेंज हो गया MV2 बन गया, राइट? बिल्कुल यहाँ पे यही हुआ है कि एक बॉडी ए है, उसका मोमेंटम MAVA1 था। जब वो बी से टकराई तो बी ने उस पर कुछ डिफॉर्मेशन इम्पल्स अप्लाई किया और उसके बाद क्या हुआ, उसका मोमेंटम MAV बन गया। मतलब एट द टाइम ऑफ डिफॉर्मेशन वो क्या हुआ, एक लम्हे के लिए देयर इज अ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वेलोसिटी ऑफ A and D becomes V, नो ना VA ना VB। तो ये तो वो पार्ट हो गया जब डिफॉर्मेशन हुई। अब डिफॉर्मेशन के फौरन बाद उसमें रेस्टिट्यूशन हुई, तो अब उसकी वेलोसिटी जो अब अगर मैं यही इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द होल इम्पल्स प्रोसेस या फिजिक्स, तो अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई MAV माइनस, अब उस पर कौन सा इम्पल्स अप्लाई हो रहा है, रेस्टिट्यूशन इम्पल्स, कि अब उसको डी जो है वो अपने से दूर कर रही है, इक्वल्स टू नाउ यू हैव द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम। करेक्ट, ये दोनों इक्वेशन जो है ना वो मैंने बॉडी ए के लिए लिखी है। पहली वाली जो है वो इम्पैक्ट से पहले इम्पैक्ट हुआ, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। दूसरी वाली क्या है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, फिर रेस्टिट्यूशन वाली इम्पल्स लगा और फिर फाइनल मोमेंटम। बात समझ में आई? मैं ये दोनों इक्वेशन सिर्फ बॉडी ए के लिए लिख रहा हूँ, माइंडेड, ठीक है सर? एक चीज समझ में नहीं आई, इनमें से दोनों केसेस में वेलोसिटी जो एंड प्रोडक्ट है उसकी सेम है, VA जो है हमारी
वो इनिशियल भी सेम है, मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वेलोसिटी, इधर सेम है और भाई। एंड में भी वही आ रही है हमारी। भाई ये 1 लिखा हुआ है यहाँ 2 लिखा हुआ है, सेम कैसे भाई? v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बॉडी a, 1 मतलब है कि बिफोर द इम्पैक्ट एंड 2 मींस आफ्टर द इम्पैक्ट। सेम कैसे? ओके सर, डिफरेंट है ना भाई। एनीवेज, अब इससे हुआ क्या, मतलब व्हाई दीस टू इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट? अगर आप गौर करो तो अगर मैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ, दिस इक्वेशन एंड दिस वन, तो सॉल्व करता हूँ और मैं इस इंटीग्रल आर डी टी, जिसको मैं कहता हूँ रेस्टिट्यूशन इम्पल्स एंड दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन इम्पल्स, अगर इन दोनों को मैं रेशियो लेता हूँ समहाउ भी, मैं डिवाइड करता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को and do some mathematical manipulation, तो अगर integral of RDT upon integral of PDT, so on the right hand side I will be having this ratio which is V minus VA2 and VA1 minus V, right? अगर एक मुझे बात बताइए, ये सेम इक्वेशन मैं B के भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही है, because this equation, these two equations were written for part body A, but same equations can be written for body B, right? इस बात समझ आ रही है? यस सर, ठीक है। यस सर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को Yes, जो sir. ये है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर मैं इस बॉडी को और बॉडी बी को, जो कि दो बॉडीज हैं आपस में टकरा रही हैं, इसमें हम देखते हैं कि इस इन दोनों को अगर हम इसमें से हम वी को एलिमिनेट करना चाहें समहाउ, वी कैन डू इट, राइट? अगर मैं यहाँ से वी निकाल के यहाँ पुट कर दूं तो आई कैन कम अप विद दिस रिलेशन। ये आई एम नॉट डूइंग द मैथ्स ऑफ दिस, इट्स प्रीटी सिंपल। आप अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं ताकि आप v को एलिमिनेट कर लें, v कौन सी वेलोसिटी है? v is the velocity of the both bodies when they are at the maximum deformation, right? तो you will come up with this relation, जो फाइनल रिलेशन है, जो जिसमें सिर्फ वेलोसिटी ऑफ द a and b मौजूद है। अच्छी बात ये है कि इसमें हमारे पास डिफॉर्मेशन वेलोसिटी की जरूरत नहीं है, दैट इज द वेलोसिटी v वेलोसिटी। अच्छा, अब हम एक दफा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे vb va क्या चीज है। vb क्या है? vb2 का मतलब क्या है कि सेकंड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी, va मतलब क्या है? फर्स्ट बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। एंड वन रिप्रेजेंट बिफोर इम्पैक्ट एंड टू रिप्रेजेंट आफ्टर इम्पैक्ट। a and b आर द बॉडीज। सर ये पार्टिकल ए और पार्टिकल बी वाली का रिपीट कर दें, ये इक्वेशन कैसे बनी? कौन सी वाली? देखो, ओके, पार्टिकल ए और देखो ये देख रहे हो, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इक्वेशन इज फॉर पार्टिकल ए एंड दिस इज आल्सो फॉर पार्टिकल ए। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, इक्वेशन दिस इक्वेशन इज डिवाइड बाय दिस इक्वेशन, तो आई विल गेट द रेशियो इंटीग्रल आर डी टी अपॉन इंटीग्रल पी डी टी। ठीक है, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली समहाउ ये जो मेरे पास ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये निकल के आ जाएगी राइट हैंड साइड पे। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग द मैथ्स ऑफ इट, राइट? दिस इज प्रीटी सिंपल, जस्ट डू दिस मैथ्स, इन दोनों को डिवाइड करो and you will come up with this equation जो यहाँ पे नजर आ रही है राइट हैंड साइड के ऊपर रेशियो। ठीक है, सेम those two equation can be written for particle b as well। तो particle b के लिए भी हम ये लिख सकते हैं। तो RDT, अब इसको, इस रेशियो को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इन दोनों इक्वेशन में v जो है ना, उसको हमने एलिमिनेट करना है, तो वी कैन सिंपली एलिमिनेट बाय यूजिंग दीस टू इक्वेशंस। हमारे पास e की वैल्यू, e की वैल्यू आ गई दोबारा, जिसके अंदर v मौजूद नहीं है, वी हैव ओनली द वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज इटसेल्फ। अगर v होगा तो v का मतलब क्या है? v का फिजिकल मतलब ये है कि जब बॉडीज टकराई, उनमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई, और मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के वक्त वो बॉडी एक तरह से बिहेव, एक सिंगल बॉडी बन गई समहाउ। अब उनकी जो कॉमन वेलोसिटी है उसको हम v कह रहे हैं, एंड दैट इज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड आउट इन रियल प्रॉब्लम्स। दैट्स व्हाई हमने यहाँ से v को एलिमिनेट कर दिया बाय यूजिंग दीस टू इक्वेशंस। हमारे पास ये जो रिलेशन लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, एंड इट इज द रेशियो ऑफ द in final velocities, different final velocities to the initial velocity। कोई मसला यहाँ तक? No, sir. कोई मसला? Anyone? कोई इशू? Okay, तो आगे चलते हैं। So पहली बात कि just to give you a recap of these, we have before impact velocity 1 is greater, velocity b जो velocity a जो है बड़ी है velocity b से। 1 का मतलब क्या है? बिफोर इम्पैक्ट। 2 का मतलब आफ्टर इम्पैक्ट। आफ्टर इम्पैक्ट जो है v बड़ी हो गई। दिस इज अ फंडामेंटल इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। va ma va1 mb vb1, and on the right hand side we have this, after the impact equation we have this equation which is restitution equation, very important। okay, what is the value of e? The e generally lies between 0 to 1। अगर 0 है तो मतलब क्या है कि प्लास्टिक इम्पल्स है, मतलब कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हुई, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुई। ठीक है, अगर 1 है तो परफेक्टली इलास्टिक इम्पल्स है, मतलब ये है कि आपके पास दोनों बॉडीज
इनफाइनाइटली डिफॉर्म हो चुकी हैं, which is not the case. तो usually in real life ना 0 होता है ना 1 होता है, right? So इसको एक दफा आप खुद देख लीजिएगा कि इसका मतलब क्या है. Like I will, this is a like not to be submitted assignment for you guys to dig deep for the coefficient restriction. This is a very interesting concept, right? So मैं फिर कह रहा हूँ कि 0 1 नहीं होती real life में. 0 मतलब क्या है? Perfectly elastic impulse है, कोई body थोड़ी सी भी deform नहीं हुई है, और 1 का मतलब है perfectly elastic, और these two cases are not possible in real world, right? Anyway, this is a very good example. So this will be shared in the slides. We are less than 1 minute. हम अगले lecture में इंशाल्लाह numericals करेंगे. Please